चलें स्टार्ट करते हैं। खिजर कह रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको ना दोबारा रिव्यू करा देता हूँ जो हमने किया था। उसमें होपफुली आपका क्वेश्चन खुद ही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। नो सर जी, ये और सिंपल कर देता हूँ ये कि अगर सप्लाईज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है तो वेंडर क्या फिर भी वैट पे इनवाइस इनवाइस पे वैट चार्ज करेगा? नहीं नहीं, नहीं करेगा। देखिए, हमने जो कल किया उसके हवाले से ये है कि यहाँ पे मैंने बताया कि कुछ परचेजेज आप जो करते हैं वो आप यूटिलाइज करते हैं एग्जाम्प्ट सप्लाईज के लिए। ठीक है। तो वो प्राइस जो आपने, वो परचेज जो आपने एग्जाम्प्ट सप्लाईज के लिए यूज की हैं उन पे आप इनपुट नहीं क्लेम कर सकते। आप सबको मेरी क्लियर आवाज आ रही है या? सर सॉरी सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है दरमियान में। एक सेकंड मुझे दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हाँ, सलाम। ये वाली बात तो जस्ट समझ एक आ सेकंड गई दें। कि हमने परचेजेस किए हैं और पार्ट ऑफ परचेजेस हम एग्जेम्प्टेड सप्लाईज कर रहे हैं और पार्ट ऑफ परचेजेस जो है वो हम स्टैंडर्ड रेटर या जीरो रेटर सप्लाईज कर रहे हैं। बट वो जो एक एग्जेम्प्टेड का केस था, वो जो सोलिसिटर्स लॉयर्स की फीस थी, हमने देखा था कि वो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है, वो हमारा तो एक्सपेंस है, हमने फीस पे की है और आप वाली वर्किंग में उस पर वैट भी आ रहा है साथ साथ। तो मेरा कहना ये है कि अगर वो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है तो आपकी वर्किंग में तो उसका वैट ही नहीं आना चाहिए। इट शुड बी जीरो इंस्टेड ऑफ 7। जी जी, देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। यहाँ पे देखें, ये लीगल एडवाइजरी हमने ली एक फाइनेंसिंग सेटअप को रजिस्टर करने के लिए। ठीक है। ओके, नाउ आई थिंक बेहतरी आई होगी। आप मुझे क्लियरली सुन सकते हैं आप? जी सर, इस जी टाइम जी, तो आवाज़ ओके। क्लियर है आपकी। ठीक है। ओके। सो हम शुरू करते हैं। अच्छा देखें, जो कल मैंने आपको बताया, मैंने आपको ये बताया था कि कुछ आप परचेज करते हैं उस पे आप अपने सप्लायर को, जो भी आप जिससे भी आप परचेज करते हैं, उसको 15% वैट देते हैं। ठीक है। यहाँ तक। उसके बाद हम वो परचेजेस लेके उसके ऊपर वैल्यू ऐड करते हैं और वो हम कहीं सप्लाई कर देते हैं। उसके ऊपर हम अपने क्लाइंट से, अपने कस्टमर से 15% ले लेते हैं। और फिर आउटपुट माइनस इनपुट जो मैंने आपको कल कराया, और जो अमाउंट बच जाती है यानी कि जो हमने पे करनी होती है, आउटपुट माइनस इनपुट करके हमारे पास जो भी आएगा रिमाइंडर रिमेनिंग अमाउंट, वो हम पे कर देंगे रेटका को। ये चीज़ क्लियर है आपको? जी जी, क्लियर? क्लियर है। ये चीज़ आपको क्लियर है। अच्छा, अब आपने एक परचेजेस की, मैंने आपको ये भी बताया था कल कि कौन सी एग्जाम सप्लाईज हैं, कौन सी जीरो रेटेड सप्लाईज हैं और कौन सी स्टैंडर्ड रेटेड सप्लाईज हैं। उसमें से मैंने आपको बताया था एग्री। कि एक एक फाइनेंशियल सर्विसेज की और एक रेजिडेंशियल जो सर्विसेज हैं वो एग्जाम सप्लाईज हैं। ठीक हो गया। जी जी। अब आपने कोई परचेजेस की है। ठीक है। चाहे वो लायर है, चाहे इस तरह की कोई भी आपने सर्विसेज परचेज की हैं, और वो आपने सर्विसेज परचेज की हैं फॉर रजिस्टरिंग और वट एवर लीज ऑफ अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग। ठीक है। हम्म, हम्म, तो अब आपने ये जो रेजिडेंशियल सप्लाई की है ये एग्जाम्प्ट सप्लाई, राइट? जी लेकिन आपने जो अपने लायर से या वकील से जो भी सर्विसेज ली हैं वो एग्जाम्प्ट नहीं है। उन पे तो आपका वकील आपसे वैट कलेक्ट करेगा ना। ठीक हो गया। वो 15% जो आपका लायर आपसे कलेक्ट करेगा
वो आप क्लेम नहीं कर सकते एज एन इनपुट वेट। ये मकसद था ये बताने का। ठीक है, ये हम कह रहे हैं कि ओके समझ गए सर जी, रेजिडेंशियल रेंट जो है और रेंटल आ, अब क्लियर हो गया आपको? खिजर, आपको क्लियर हो गया? तो जो भी आप परचेजेस कर रहे हैं उन पे अगर आप कोई वैट पे कर रहे हैं, वो आपने सिर्फ उसी सूरत में क्लेम करना है जब आप टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज कर रहे हैं। तो अगर आप टैक्सेबल सप्लाई के बजाय उसको एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए यूज कर रहे हैं, फिर आप वो इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। ये कहने का मकसद था। खैर, आपको आपको है ना लाइन पे? सुन सकते हैं ना आप मुझे? ओके, देखें, आप लोगों ने एक परचेजेस की हैं, कोई भी परचेजेस की हैं। मैंने एग्जांपल दी थी। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूँ और दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है? ये हमने एग्जांपल की थी। इससे भी पहले मैंने एक और एग्जांपल भी कराई थी, ये वाली, कि एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, वो सपोज स्टील परचेज करता है 100 सऊदी रियाल की। तो मैंने आपको मैंने आपको ये बताया था कि उन्होंने परचेजेस की और 100 सऊदी रियाल परचेजेस की वैल्यू थी स्टील की या एल्यूमिनियम की। और 15% उसने अपने सप्लायर को दे दिया, जिसने भी उसको मटेरियल प्रोवाइड किया। 115 की पेमेंट उसने अपने सप्लायर को करनी थी। फर्दर उसने कुछ वैल्यू एडिशन की 100 सऊदी रियाल की। तो जो टोटल जो वैल्यू हो गई वो 200 हो गई गाड़ी की। अब उसने कार को सेल आउट कर दिया और अपने क्लाइंट से, अपने कस्टमर से 30 सऊदी रियाल कलेक्ट कर लिए। तो 230 सऊदी रियाल उसने पेमेंट रिसीव करनी है अपने क्लाइंट से। और 30 - 15 मैंने यहाँ पे किया था, यानी आउटपुट माइनस इनपुट। तो जो अमाउंट थी वो 15 आपने जेटका को पे कर सर देनी है। जी, ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा ना मेरी बात। सर उन्होंने 100 रियाल की परचेज की है, उसमें से उसने 15% उसको दे दी है, तो नहीं नहीं रिमेनिंग नहीं, अच्छा, पेमेंट नहीं वन नहीं, एक फिफ्टीन सेकेंड। नहीं होनी चाहिए ना 85 होनी चाहिए। ये वैट जो है ये एक्सक्लूसिव है, ठीक है जी। ये जो अमाउंट्स मैं बता रहा हूँ, ये 100 और 200, ये मटेरियल की वैल्यू है, ठीक है। उसके ऊपर 15% वो वैट चार्ज करेगा आपको। ये वन 100 हंड्रेड जो एंड है ये फिफ्टीन ओरिजिनल आप पेमेंट। 100 हाँ जी, 100। रियाल जो है ये ओरिजिनल कॉस्ट है प्रोडक्ट की, ठीक है। हाँ जी, और 15 रियाल जो है ये वैलिड टैक्स हो गया सर इसका, वन हाँ जी, फिफ्टीन तो बेसिकली जो प्रोडक्ट की ओरिजिनल प्राइस होगी वो 115 ही होगी, वैल्यू एडेड टैक्स ऐड करके, हाँ ऐसे जी, सर। हाँ जी, अब हाँ जी, उसने उसको सेल किया है 200 रुपये 200 रियाल पे उसने उसको सेल किया है। तो इसकी वैल्यू एडेड टैक्स क्योंकि ओरिजिनल अमाउंट में भी इजाफा हुआ डबल, तो वैट भी उसका डबल ही हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो 230 उसका रियाल बन गया ये मिला के टोटल, ऐसे ठीक है। सर। उसने ये क्लाइंट से कलेक्ट कर लेना है जी। टू जी थर्टी सर, उसने टोटल अमाउंट कलेक्ट कर लेनी है। और इसमें जो 30 अमाउंट थी ये उसने जेटका के बिहाफ पे कलेक्ट की है, ठीक है। तो इसने ऑलरेडी 15 पे किया हुआ था, 15 ये मजीद पे कर देगा। टोटल इसका 230 हो जाएगा। एंड कंज्यूमर की जेब से जो अमाउंट जा रही होगी वो 30 सऊदी रियाल जा रही होगी जेटका को। 200 सऊदी रियाल जिससे उसने मैन्युफैक्चरर से, जिससे परचेज किए, उसके पास जा रही होगी। ठीक हो गया? ये क्लियर हुआ? अब मैं आपको इसकी डबल एंट्री बताता हूँ, ठीक है जी, इन द बुक्स ऑफ मैन्युफैक्चरर, ठीक है, क्योंकि हम उसी की एग्जांपल कर रहे हैं।
ओके, इसने जब भी परचेजेस की तो जो भी इसका सप्लायर है, मैं इसको सप्लायर XYZ कह देता हूँ, ठीक है जी। और जब आपने इन्वेंट्री परचेज की तो 100 सऊदी रियाल की 15 सऊदी रियाल उसने आपसे इजाफी कलेक्ट किया फॉर वैट। 115 आपने उसको पेमेंट करनी है, ठीक है। जब आप पेमेंट करेंगे तो फिर आप इसको बैंक को क्रेडिट कर देंगे और सप्लायर को डेबिट कर देंगे। उसके बाद इन्होंने सेल आउट किया। ये ऊपर वाली जो एंट्रीज हैं ये परचेजेस की हो गई। और 30 सऊदी रियाल आपका वैट आउटपुट आप रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ कि डबल एंट्रीज क्या होंगी? यहाँ तक क्लियर हो गया फिर? जी जी सर। और जी बाकी ओके, ठीक है। उसके बाद जब आपने पेमेंट करनी है, जब वैट रिटर्न फाइल करेंगे और जब आप पेमेंट करेंगे तो रिटर्न फाइल करने पे आप करेंगे एक जेवी पास कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जब आप पे करेंगे तो फिर आप बैंक को क्रेडिट करके वैट पेएबल को डेबिट कर देंगे। ठीक हो गया? डबल एंट्रीज आपको समझ आई? तो यहाँ पे हमने जो परचेजेस की, पहले हमने उसके ऊपर वैट पे किया अपने सप्लायर को 15 सऊदी रियाल। और फिर जब हमने सेल आउट किया तो हमने जो वैल्यू एडिशन की थी प्लस जो हमने इसके अलावा वैट अपने क्लाइंट से कलेक्ट करना है, 30 सऊदी रियाल हमने कलेक्ट किया। उसके बाद हमने जब वैट रिटर्न और वैट पेमेंट का टाइम आया तो हमने वैट रिटर्न फाइल की और हमने आउटपुट को डेबिट कर दिया और इनपुट को क्रेडिट कर दिया हमने। और वैट पेएबल 15 सऊदी रियाल बन गया, वो हमने झटका को पे कर दिया। जब हमने पे कर दिया तो हमने एक और एंट्री पास कर देनी है, वैट पेएबल डेबिट कर देना है और बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देना है। ठीक हो गया जी? यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यस। जी क्लियर। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पे हम इनपुट क्लेम कर रहे हैं। ये वैट इनपुट जो है ये हम क्लेम कर रहे हैं और इसकी मैंने एग्जांपल आपको यहाँ पर भी दी। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एग्जेम्प्ट हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जो स्टैंडर्ड रेटेड हैं और बहुत सारी हैं जीरो रेटेड हैं। इनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी जेडका पोर्टल से। और फिर आपने ये करना है, यहाँ पे तो हमें मटेरियल और ऑटोमोबाइल है। अगर यहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की, या ये सप्लाई कर रहे होते कोई फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, तो वो एग्जेम्प्ट हैं। FM सैयद।
अस्सलाम वालेकुम। सर मैं ये पूछना वालेकुम चाह रहा सलाम। था कि ये इनपुट क्लेम का जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है, कितने टाइम तक हम इसको क्लेम कर सकते हैं? अगर जो फॉर एग्जांपल मेरे पास इनवॉइस जनरेट आज की डेट की हुई भी है, दिसंबर के मंथ की, तो मैं कौन से मंथ तक इसको इनपुट को क्लेम कर सकता हूँ, ये वाला? जी ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगले जो हमारा फोर्थ और फिफ्थ क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि टाइम ऑफ मतलब सप्लाई वहाँ के पे साथ भी, डिस्कस करेंगे। जो मतलब वहाँ पे भी टाइम लिमिट है इसके ऊपर? वहाँ पे डिस्कस करेंगे, हम इन डेप्थ वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक। तो अभी यहाँ पे आपको मैंने बताया कि अगर कोई सप्लाई है जो स्टैंडर्ड रेटेड है या जीरो रेटेड है, फिर आपने इनपुट क्लेम करना है। तो इन नॉर्मल केसेस अगर आपकी सप्लाईज टैक्सेबल हैं फिर ऐसे ही होगा। लेकिन अगर आप ऐसी सप्लाई कर रहे हैं जो कि एग्जेम्प्ट है, यानी कि आपने रेजिडेंशियल बिल्डिंग सप्लाई की या आपने कोई फाइनेंशियल सर्विसेज दी, तो उनके लिए जो उनको बनाने के लिए, उनको पॉसिबल करने के लिए जो भी परचेजेज आप करते हैं उन पे आप क्लेम नहीं कर सकते। ये सेंटेंस आपको क्लियर हुआ? अगर आप कोई एग्जेम्प्ट सप्लाईज कर रहे हैं, सपोज आप एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाते हैं, उसके लिए आप सीमेंट बना लेते हैं, परचेज करते हैं, और उसका जो 15% आप अपने सप्लायर को पे कर रहे हैं वो आप क्लेम नहीं कर सकते। ये क्लियर हुआ? जी क्लियर है। या या अगर आप एक बैंक हैं और आप कोई सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं और वो इंटायरली ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आप यूज कर रहे हैं जो कि एग्जेम्प्ट है, तो फिर उस सॉफ्टवेयर के ऊपर जो आपने 15% पे किया है वो आप क्लेम नहीं कर सकते एज एन इनपुट। यानी कि ये वाले जो इनपुट है, वैट इनपुट है, ये आप नहीं क्लेम कर सकते। सर एक तो ये क्वेश्चन इसकी है। एंट्री बता देंगे आप? यानी ये एक्सपेंस पास होगा, ये कोई एग्जांपल देके इसकी वैल्यू से कोई एंट्री पास कर देंगे कि वो एक्सपेंस में चला जाएगा उस केस में, या रिफंड होगा वो? वो आप जी वो आप इंटायरली अपने एक्सपेंस का पार्ट बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे वैट इनपुट को अलग से बनाने की जरूरत नहीं होगी, आप सारे का सारा इन्वेंट्री की प्राइस में शामिल कर लेंगे। ठीक है। ठीक हो गया जी? सर जी, हाँ सॉरी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये सप्लाईज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है और दूसरी तरफ हम इनपुट भी पे कर रहे हैं, एंड बिकॉज हम क्लेम नहीं कर सकते, अकाउंट फॉर इट एज एन एक्सपेंस। तो जी प्रॉब्लम वही है कि अगर एग्जेम्प्ट है देन व्हाई वेंडर इज चार्जिंग वैट ऑन इट। किधर थोड़ा सा मैं इसको एक और तरह से एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ठीक है। जस्ट यहाँ पे जो चीज़ है इस शीट पे, वो आपको क्लियर हुई है या नहीं हुई? जी जी, वो क्लियर है। वो क्लियर है आपको? अच्छा, अब मैं इधर थोड़ा सा चेंज करता हूँ कि परचेजेस क्या क्या हुई हैं। ये परचेज है सीमेंट की, हम्म, ठीक है। और जो सप्लाई है ये एक ठीक रेजिडेंशियल बिल्डिंग की है। ठीक है। अब मुझे बताएं कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग के ऊपर वैट है या नहीं है? ये नहीं, लीज है वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग की, रेजिडेंशियल बिल्डिंग का, तो इधर रेजिडेंशियल क्या हो बिल्डिंग, जाएगा? जी रेजिडेंशियल बिल्डिंग का जो वैट है वो तो एग्जेम्प्ट है ना। हाँ जी, तो जीरो हो गया, ठीक है। लेकिन आपने जो सीमेंट परचेज की है, आपने आपको एक रेजिडेंशियल सप्लायर के तौर पे देखें, ठीक है। हम्म। ठीक है। अब आपने एक सीमेंट परचेज की है, वो घर बनाने के लिए जो आपने रेंट पे लगाना है। तो ये जो आपने ठीक है। सीमेंट परचेज की है, वो जो सीमेंट का सप्लायर है वो तो आपसे वैट कलेक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि जी सीमेंट बिल्कुल। वैट एग्जेम्प्ट नहीं है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग जरूर वैट एग्जेम्प्ट है, लेकिन सीमेंट तो वैट एग्जेम्प्ट नहीं है ना। उस पे तो आपके वेंडर ने कलेक्ट करना है वैट, सप्लायर ने, ठीक है। ठीक है। आपका वेंडर ने कलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पे परचेजेज जो हुई हैं वो सीमेंट की हुई है, चले मैं यहाँ पे सीमेंट ही कर देता हूँ, सीमेंट की हुई है। तो ये जो वैट इनपुट है ये आपने यहाँ पे खत्म कर देना है, और 115 सारे का सारा आपने इंटायरली अपनी इन्वेंट्री का हिस्सा बना लेना है। और जब आप यहाँ पर आएंगे वैट आउटपुट, तो ये आपका जीरो होगा, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे जीरो नहीं होगा, एग्जेम्प्ट होगा तो इसको। अच्छा जी, यहाँ पे आपने वैट मतलब इनपुट आप क्लेम कह रहे नहीं हैं करना। कि सॉरी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी, बन गई है, टेनेंट आ गया, आपने रेंट लिया, वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, तो वो उस पे आउटपुट वैट नहीं होगा, जीरो है, इनपुट लेट्स से वैट आप नहीं, किसी एग्जांपल। आउट आउटपुट भी तो आउटपुट तो जीरो है नहीं ना है, सर जी? आउटपुट तो जीरो है ना, आउटपुट बिकॉज एग्जेम्प्ट वो है। उसके लिए वर्ड, एग्जाम्पल। उसके लिए वर्ड आप एग्जेम्प्ट यूज करें प्लीज। ठीक है, आउटपुट जो है वो क्योंकि एग्जेम्प्ट है। ठीक है, अब इनपुट आपने ठीक है। नहीं क्लेम करना, आल्थो आपने अपने सप्लायर को 15 रियाल दिए हैं, 100 सऊदी रियाल के साथ, हम्म। लेकिन वो आप क्लेम नहीं ठीक है। कर सकते। ठीक है, आपकी कॉस्ट का हिस्सा बन गए। ओके, सो इन शॉर्ट आप ये कह रहे हैं कि हमारी जो बिजनेस एक्टिविटी है वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, तो उस बिजनेस एक्टिविटी के रिलेटेड जितना भी आउटपुट टैक्स होगा हम वो क्लेम नहीं कर सकते, इट विल बी एक्सपेंस आउट। इनपुट 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 क्लेम नहीं इनपुट कर जी। सकते, वो एक्सपेंस ठीक है। आउट होगा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ठीक है, ये बाकी सबको भी ये चीज़ क्लियर हो गई ना? सर इसमें आपने अस्सलाम कहा वालेकुम सर। एक्सक्यूज मी सर। आप लोग यहाँ तक ही क्वेश्चन करिएगा एक चीज़, और आप हैंड रेज हाँ, करें। ये रिलेटेड क्वेश्चन है हैंड सर। रेज करें आप, हाँ जी। हैंड रेज करें और जस्ट जो यहाँ तक है वो क्वेश्चन करें। ओके सर। हैंड रेज तो मैं आपको, हेलो, कोई अस्सलाम कुछ नहीं वालेकुम सर। पूछना चाह रहा? वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम जी। ये आप तो वेट एग्जेम्प्टेड जो होते हैं वो आप एक्सप्लेन कर रहे थे। अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा एक सर्विसेज देना चाहते हैं, सर्विसेज हैं, ठीक है, तो वो जो सप्लायर से, मेन कंपनी क्लाइंट से वेट, विद वेट वो हम ले लेते हैं इनवाइस, सर्विसेज रेंडर जो होते हैं, और आगे जो मतलब अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देते हैं वो विदाउट वेट देते हैं, तो ऐसे उस इस केस को कैसे हैंडल करेंगे? तो जो एम्प्लॉयज़ की सैलरीज हैं वो इसमें नहीं आती। ठीक है, एम्प्लॉयज़ की सर सैलरीज पे आप वैट नहीं होता। सर मैं आपको बताता हूँ ना। अब मैं एक पावर सप्लाई में हूँ, पावर, मैन पावर सप्लाई में। अब हमने अच्छा, एक मैन कंपनी को पावर। अपनी, ओके। अब मैन पावर सप्लाई कर दी, फॉर एग्जांपल 50 बंदे कर दिए, उनका इनवाइस हमने बना दिया विद वेट, ठीक है। ठीक वो हो गया। जब हमें क्रेडिट कर लेते हैं वो विद वेट हमें क्रेडिट करते हैं, ठीक है। ठीक है, लेकिन हम आगे एम्प्लॉइज को जब सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, उसको तो वेट नहीं पे करते। नहीं नहीं, आपने तो इस वैट केस कलेक्ट को करके कैसे? रेट, इस केस में चले मैं आपको आपके जो बिजनेस है उसकी एग्जांपल देता हूँ कि क्या होता है इसमें। ठीक है, मैन पावर सप्लायर की। जी, सर्विसेज हम, ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे आप देखें, जी सर। आपने कोई भी परचेजेस की हैं, लिमिट नहीं होगा, कोई भी सर्विसेज ली है, हाँ रेजिडेंशियल, सर्विस। कमर्शियल बिल्डिंग ली, ऑफिस स्पेस वीजा ली है। फीस उनकी, इमिग्रेशन, ये वो सारे चार्जेस, लेबर इंपोर्टेशंस के, उन पे सर जी नहीं, आई थिंक होता है वैट शेट। हाँ जी, तो इसमें ये होगा कि आपने जो मैन पावर सर्विसेज दी हैं, सपोज वो 200 सऊदी रियाल की दी हैं, तो 30 सऊदी रियाल आपकी कंपनी ने कलेक्ट करना है अपने जो भी क्लाइंट्स हैं उनसे। ठीक है, और जो जी आपके ऑफिस का रेंट है उसके ऊपर जो वैट है वो आप इनपुट जी क्लेम कर सकते हैं। सैलरीज जो एम्प्लॉयज़ की हैं उसमें एम्प्लॉयज़ को वही सैलरीज देनी है जो आपके की वर्क कंट्रैक्ट में रजिस्टर हुई हुई हैं, उनको वैट नहीं जी देना, जी। ना आपने उनसे कलेक्ट करना है। एम्प्लॉयज़ का कोई इसमें नहीं होता, वैट में कुछ भी नहीं होता। ठीक है लेकिन जी। जब वेट रिटर्न हम जमा करेंगे तो उसको कैसे डील करेंगे? वो टोटल सेल पे हम जो निकाल के देंगे, हाँ टोटल जी, सेल माइनस टोटल, टोटल परचेजेस। एग्जैक्टली ऐसा ही फॉर होगा। एग्जांपल 1.2 मिलियन का हमारा सेल हुआ है, ठीक है, और 50,000 रियाल का जो है ना हमारी परचेजेस है, तो 1.2 मिलियन माइनस 50,000, तो बकाया जितना भी है उस पर 15% लगा के वेट पे करना पड़ेगा। हाँ जी, और ठीक है। बाकी कुछ इसके रूल्स हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ये नहीं है कि यहीं तक है। आपने कहा जो बेसिक कंसेप्ट जी मैंने यहाँ तक पढ़ाया वो यही है। ठीक है, जो आपने बताया। रेहान आपने जी हाथ जी।
रेज किया। यस सर, इसमें मेरा ये क्वेश्चन है कि ये सीमेंट की एग्जांपल हो गई, अगर इसमें कोई और रॉ मटेरियल्स यूज हो, कोई ऐसी और चीज एक्टिविटीज में जो एग्जाम्प्ट हो, तो वो सारे पे नहीं होगा। मतलब इसमें अगर हम सरिया ले ले, कोई और टाइल्स ले ले, कुछ और परचेजेस हो, तो उस सब पे जो है ना वो नहीं होगा। मतलब जी जो जी। चीज एक्टिविटीज में वो शामिल हो तो सब एग्जाम्प्ट हो, यही है ना सर? हाँ जी, उसके ऊपर जो भी इनपुट है वो आप क्लेम नहीं कर सकते, चाहे वो सीमेंट है, सरिया है, सर्विसेज हैं, वट एवर जो भी है। ठीक है, अगर आपने कोई मशीनरी लीज पर ली है, उस पे ऊपर आपने वैट पे किया, कंस्ट्रक्शन की आपने रेजिडेंशियल या सप्लाई करने के लिए यूज किया, तो वो आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। सर प्लीज ये इनपुट और आउटपुट थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। इनपुट टैक्स वेट और आउटपुट वेट। इनपुट वो होते हैं जो आप अपनी परचेजेस पे कर रहे होते हैं अपने सप्लायर को। ठीक है, और ये आपका सप्लायर आपके बिहाफ पे जेडका को पे कर देते हैं। ठीक है, और फिर आप अपने एंड कंज्यूमर से या अपने क्लाइंट से या अपने कंज्यूमर से आप अमाउंट लेते हैं और उसके बिहाफ पे जेडका को पे कर देते हैं, वो आउटपुट कहलाते हैं। ठीक हो गया? क्लियर हो गया सबको? यस यस सर, सर। गो ऑन सर, go on. ठीक है जी। तो अब हम शुरू करते हैं, थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं। अच्छा, आप लोगों ने ये जो क्वेश्चन है ये तो कर लिया, उसके बाद आपने ये जो मैंने एक और एग्जांपल दी थी वो भी आपको क्लियर हुई है, लाइक ये वाली। उसमें ये जो एग्जाम्प्ट सप्लाईज थी, उसमें भी सेम यही एक्टिविटी हमने की थी, यही किया था कि एग्जाम्प्ट सप्लाईज के लिए, जो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो वो चूंकि एग्जाम्प्ट थी, इसके अगेंस्ट हमने जो उसको सेटअप करने के लिए जो लीगल फीस दी थी, उसके ऊपर हमने इनपुट क्लेम नहीं किया था। 750 जो है वो हमारा बन जाएगा एक्सपेंस का हिस्सा, 5750 हमारा लीगल फी बन जाएगी। और हम इस पे चूंकि इनपुट क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि हमने एग्जाम्प्ट सप्लाई के लिए यूज किया। तो यही चीज थी उस दिन भी। ठीक हो गया? तो जी, अब हम एक चीज देखते हैं जो कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। थोड़ा सा मैंने जिक्र किया था आपसे कल। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, किसी को आइडिया है? ये वेट रिलेटेड है सर, एग्जैक्टली। जिसमें हाँ, जिसमें क्लेम करना हो उल्टा आपको दे गवर्नमेंट, जब इनपुट कम हो और आउटपुट ज्यादा हो, यानी रिवर्स हो इसकी। नहीं, वो तो रिफंड होगा ना, आप वो नहीं है इसमें। ठीक है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं कहते उसको। ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। आप पे नहीं हाँ करते ऑन जी। इंपोर्ट, और ऑन एक्सपोर्ट आप फिर क्लेम नहीं करते। अच्छा जी, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। होता है इस तरह से है कि अगर आप एक रजिस्टर्ड बिजनेस है केएसए के अंदर, और आप कोई भी सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं आउटसाइड केएसए से, तो उस पे आपका जो सप्लायर है जो आउटसाइड केएसए है, उसने अगर वैट कलेक्ट नहीं किया हुआ, तो वो क्या करेगा, आप क्या करेंगे कि उन इंपोर्ट्स के ऊपर वैट खुद पे करेंगे गवर्नमेंट को, यही एज्यूम करेंगे कि ये सर्विसेज आप खुद अपने आप को दे रहे हैं। ठीक है, और एट द टाइम ऑफ वैट रिटर्न फाइलिंग, और उसके साथ जब आप पेमेंट करते हैं तो आप ये देंगे, और इसको आप इनपुट को क्लेम कर लेंगे। ठीक है, जस्ट आपने ये एज्यूम करना है कि आप खुद के सप्लायर हैं। सर इसमें और विद होल्डिंग टैक्स ये अलग अलग है ना, जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं? विद होल्डिंग तो मैंने आपको नहीं कराया अभी तक ना, तो जो वो चीज़ें हैं वो आप कंफ्यूज ना करें उसके साथ। विद होल्डिंग टैक्स एक अलग चीज़ है इंटायरली। ठीक है, जब मैं विद होल्डिंग पे पहुंचूंगा तो फिर मैं आपको दोनों का मिला के बताऊंगा कि क्या आपने कैसे पेमेंट करनी है और कैसे विदल्ट करना है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो है वो ये होता है कि आपने एक सर्विसेज इंपोर्ट की केएसए के अंदर, तो आपका जो आउटसाइड केएसए सप्लायर बैठा हुआ है उसने गवर्नमेंट को, सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट को, जेडका को, कोई इनपुट पे नहीं करना आपके बिहाफ पे अगर, तो आप क्या करेंगे कि उन इंपोर्ट्स पे खुद वैट पे करेंगे, और
वैट रिटर्न फाइल करते ही साथ पे भी करेंगे और खुद ही उसको इनपुट को क्लेम भी कर लेंगे। ठीक है जी। मतलब नेट इम्पैक्ट जीरो है। हाँ जी, बाज़ाहिर ऐसा ही है। आई ऐसा थिंक है। टाइमिंग डिफरेंस होगा सर जी, अदरवाइज ओवरऑल इट इज नेट। टाइमिंग डिफरेंस आ सकता है इसमें, और एक और दो चीज़ें भी आ सकती हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर स्टैंडर्ड रेटेड है, दोनों सप्लाईज भी स्टैंडर्ड रेटेड हैं और आपकी परचेजेस भी, इंपोर्ट्स भी स्टैंडर्ड रेटेड हैं, तो फिर आपका नेट इम्पैक्ट जीरो ही आएगा। ठीक हो गया इसका फिर? एग्जांपल बस जी, मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। पहले तो सलामकुम आपको सर। थ्योरी बता रहा हूँ। जी। सलामकुम सर। वालेकुम सर, सलाम। इनपुट जो क्लेम करेंगे वो उसी टाइम करेंगे या जब उसने सर्विसेज बाद में दी हैं आउटपुट के टाइम पे वो आउटपुट के मंथ में इनपुट क्लेम करेगा रिवर्स चार्ट में तो जो आपने कॉन्सेप्ट बताया? जब आपने रिटर्न फाइल करनी है ना, और उसके साथ पेमेंट करनी है, उस वक्त ही ये होगा। ओके सर, ठीक है। थैंक यू। फॉर मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता, जस्ट एक फाइलिंग मैकेनिज्म बन जाता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है जी। तो अब आप जरा इसको सिनेरियो को देखें। जी जी। वकास, आपकी आवाज़ थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो गई है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी अच्छा वकास। सर, इसमें ये हम इसमें क्लाइंट्स कैसे हायर कर सकते हैं इधर से, सऊदीया से या कुछ ऐसे? ये तो हमने किसी और टाइम डिस्कस करेंगे। अभी तो हम लेक्चर के बिल्कुल बीच में हैं। ठीक है जी। जस्ट जो हम पढ़ रहे हैं उससे रेलिवेंट चलिए अगर ठीक आपका है। कोई क्वेश्चन है तो वो आप बता दें। सर मेरा क्वेश्चन है फिर। नहीं सर, कोई नहीं समझ जी आ जी। रहा है, माशाल्लाह अच्छा पढ़ा रहे हैं सर आप। ओके, थैंक यू। थैंक यू। यूनुस साहब, तौकीर। जी जी मूवी तौकीर साहब, जी। ये जो रिवर्स चार्ज है, अगर हम इसको थोड़ा सा समअप करें तो हमारे पास ऐसा है कि विद इन केस से अगर हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है वैट के अंदर और हम कोई भी गुड्स और सर्विसेज बाहर से लेते हैं या सिर्फ सर्विसेज बाहर से लेते हैं आउटसाइड केस है तो उस पर रिवर्स चार्ज लगता है। अच्छा जी, मैंने आपको कहा कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सर्विसेज के लिए है। सिर्फ ठीक है। सर्विसेज के लिए, उस ओके। हाँ जी, उसकी रीज़न ये है कि जब आप कोई गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो वो कस्टम क्लियरेंस की स्टेज पे आपसे वैट कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। ओके। इसमें इसमें गुंजाइश ज़रूर है कि आप अगर रेडका को रिक्वेस्ट करें तो वो आपको अलाउ कर देते हैं कि आप इसको भी, जो गुड्स हैं वो हम्म, भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत पे करें। ठीक है, सही है। ठीक है जी। ओके। ओके, सो ये जरा सिनेरियो देख लें। एक्स वाई जी नेम रखा हमने कंपनी का, लोकेशन सऊदी अरेबिया में है, और मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज हैं इसकी। ट्रांजेक्शन ये है कि ये कुछ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं यूएई से। इनवॉइस की जो वैल्यू है वो 5000 सऊदी रियाल है। 15 सितंबर 2025 को इन्होंने ये सर्विसेज ली हैं। 20 सितंबर 2025 को इन्होंने ये इनवॉइस रिसीव की। 5 अक्टूबर 2025 को इन्होंने पेमेंट कर दी। ये क्लासिक सिनेरियो है जिसमें आपको वैट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत पे करना है। तो हम देखते हैं। तो चले, मैं इसी को यूटिलाइज कर लेता हूँ। तो ये डिजिटल सर्विसेज जो हैं वो इन्होंने 5000 सऊदी 5000 AED की परचेज की हैं, और फिर हमने एक एक्सचेंज रेट लिखा हुआ है 1.02 का।
मीन्स 5100 सऊदी रियाल की इन्होंने इंपोर्ट की है। वैट इसके ऊपर क्या होगा? 15%। 765 सऊदी रियाल वैट बनता है। इन्होंने उस जो फॉरेन सप्लायर है उसको यही अमाउंट पे करनी है, ये नहीं पे करनी। विद होल्डिंग टैक्स हम बाद में देखेंगे, ठीक है जी। मैनेजमेंट सर्विसेज दे रहे हैं, सपोज वो 10,000 सऊदी रियाल की है और उस पर 1500 सऊदी रियाल आउटपुट टैक्स है, आउटपुट वैट है, ठीक है जी। यहां पे आप लोग बताएं कि क्या बनेगा, वैट लायबिलिटी क्या बननी चाहिए? 1500 ओके, 1500 माइनस 765 प्लस 765, ठीक है जी। तो 1500 सऊदी रियाल हमारी लायबिलिटी वैट की हो गई। सर आप क्वेश्चन दोबारा एक बार 1500, दिखाएंगे? जी ठीक हो गया, ठीक है सर, सही है, समझ में आ गया। ठीक है जी। अच्छा जी, तो यहाँ पे 5100 हमने इसको सऊदी रियाल में कन्वर्ट किया है। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने साथ मेंशन कर दिया। 5100 सऊदी रियाल हमने इंपोर्ट की, उसके ऊपर 765 सऊदी रियाल वैट बनते हैं जो कि हमने खुद ही पे किया, और फिर हमने उसको खुद ही क्लेम भी कर लिया। इसी तरह से हमने किया जैसे हम खुद ही को सर्विसेज दे रहे हैं। सर ये हम इनवॉइस के मंथ को क्लेम करेंगे या पेमेंट के मंथ को, लाइक हम सितंबर में ये क्लेम करेंगे या अक्टूबर में? आज हम टाइम ऑफ सप्लाई में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। ओके सर, थैंक ठीक है, लेकिन चूंकि ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का क्वेश्चन है, जो ही आपने ये रिटर्न फाइल की उसके साथ आप पेमेंट कर रहे हैं उसी पीरियड में आपने कर लेने हैं, दोनों काम इकट्ठे ही हो जाते हैं। जी रिहान। सर ये मैनेजमेंट सर्विसेज जो है ना 15, ये उसमें तो नहीं है ये क्वेश्चन, ये आपने खुद लिए इसमें? मैनेजमेंट कंसल्टिंग है ना, तो मैंने शायद सही से कंसल्टिंग मेंशन करना भूल गया। ठीक है जी, मैनेजमेंट कंसल्टेंट है ना, तो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, हाँ 10,000, 10,000 ये एजम्पशन है, आप ये इसको मैं एजम्पशन, ये जस्ट आपको बताने के लिए। तो 10,000 जो है वो एजम्पशन है, ठीक है जी। क्लियर हो गया यहाँ तक रिवर्स चार्ज वालेकुम सर। मैकेनिज्म? वालेकुम सलाम। सर डिजिटल सर्विसेज से जो यूएई की इनवॉइस हमें रिसीव होगी वो 5100 की होगी, उसके साथ वैट अमाउंट तो शामिल नहीं होगी उसमें, तो फिर हम पे हाँ क्यों जी, हाँ जी, करेंगे इसको या कहाँ पे करेंगे? देखिए यही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो आउट ऑफ केस से सप्लायर बैठा हुआ है, उसने आपको जो इनवॉइस देनी है वो आपको देगा एईडी में 5,000 दरम की, ठीक है जी। आपने उसको सऊदी रियाल में कन्वर्ट किया 1.02 के रेट से, और उसके ऊपर आपने वैट कैलकुलेट किया। आपके पास इनवॉइस नहीं होगी, जस्ट आपने इंपोर्ट किया और 765 का आपने एज्यूम कर लिया कि ये हमने देना है। उसके बाद आपने क्या किया कि जब आपने रिटर्न फाइल की तो आपने इसको प्लस भी किया और माइनस भी किया। खुद ही को आपने खुद ही से आपने इनपुट कलेक्ट किया
और वो गवर्नमेंट को पे कर दिया और आपने क्लेम भी कर लिया। ठीक है, अच्छा तो अच्छा, ओके आपके सर, यानी कि ड्यूरिंग सबमिशन ऑफ वैट रिटर्न वहां पे हम लोग हाँ ये जी, शो करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक हो गया, थैंक यू सर, ये आप क्लियर हो, थैंक यू। ठीक है, और भी कुछ लोगों ने हैंड रेज किया था, FM सैयद ने और सर वो मेरा असल में ये था क्वेश्चन कि अगर आप वो एग्जाम वाला सिनेरियो भी इस पे बताएंगे या हाँ जी, हाँ मैं जी, पूछ मैं रहा उस हूँ। तरफ आ रहा हूँ, मैं उस तरफ आ रहा हूँ। ठीक है जी। अब्दुल मलिक शाह, आपने भी कुछ पूछना है? सर पूछ किया था। ओके। सर इसकी अगर हम वकास, एंट्री बनाएंगे तो एंट्री कैसे बनेगी वो भी बता दें, जैसे हम लास्ट क्वेश्चन अपने बताई थी एंट्री। जी जी, मैं कर देता हूँ। वकास, आप पूछ रहे हैं कि कोई एग्जांपल दें, तो ये मैं दे चुका हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, एंट्रीज हम देख लेते हैं। ओके। ओके, जब आपने परचेज की, जब आपने जो आपके सप्लाई, हमने नेम नहीं मेंशन किया होगा तो मैं ABC कर देता हूँ। ठीक है।
अच्छा जी, तो यहाँ पे आपने जब आपने परचेजेस की तो आपने वैट इनपुट रिकॉर्ड करके उसको पेएबल बुक कर लिया। ठीक है, फर्स्ट आप जस्ट इसको देखें। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज जब आपने परचेज की तो आप वो तो उतना ही एक्सपेंस किया या परचेजेस उतनी ही बुक की। 765 आपने वैट इनपुट बुक कर लिया जो कि वैट पेएबल हो गया। आप चाहें तो ये अभी यहाँ पे ना डालें, लेकिन हमने यहाँ पे वैट पेएबल बुक कर लिया। उसके बाद हमने सेल्स बुक की, जो भी हमने कलेक्ट किया वैट वो हमने रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद हमने वैट आउटपुट को डेबिट कर दिया। यहाँ पे हमने ठीक है इसको रिवर्स भी कर लिया। तो टोटल जो हमारा वैट पेएबल बनेगा वो 1500 बनेगा। ठीक हो गया जी, क्लियर हो रहा है आपको? सर इसमें सवाल था एक। जी जी पूछें। ओके। सर जब हम लोग जो एंट्री जब रिकॉर्ड करते हैं तो हम रिकॉर्ड इसकी रिवर्स चार्ज की, तो हम रिवर्स चार्ज की एंट्री लेट्स सपोज मतलब डिजिटल मार्केटिंग की 5100 में डेबिट किया। ठीक है, इनपुट हम 765 को हम डेबिट करते हैं और सप्लायर हम 15 क्रेडिट करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम वेट पेबल जगह यहाँ पर हम लोग आउटपुट ही 765 से क्रेडिट कर देते हैं। तो ये भी सही होगा? एक ही टीम हाँ हम वो भी आप इनपुट कर सकते हैं। 765 डेबिट और एक ही में उसी में हम इनपुट जो है आउटपुट भी 765 क्रेडिट कर देते हैं, तो नेट में जितने पेबल आप डेबिट क्रेडिट करें ना वो वैसे ही नेट ऑफ हो जाता है। हाँ जी वो हाँ भी जी, कर सकते हैं राइट? कर सकते हैं। एंड रिजल्ट इसका यही है कि आपका जो एंड वेट रिजल्ट पेबल ये का वो नेट हो लेजर है जाएगा वो। वो 1500 शो कर रहा होगा। हम्म। नहीं नेट पे तो फिर वो हमें कम शो कर रहा होगा ना, 765 शो कर रहा होगा, क्योंकि पेबल हमारे पास 1500 क्रेडिट हुआ और पेबल हमारे पास 765 डेबिट हुआ। तो नेट पेबल हमारे पास जो है वो दोनों को लेस करके आ रहा होगा ना। देखिए आपके रिकॉर्ड पर्पस के लिए ये है कि आपने यहाँ पे हाँ। जब इंपोर्ट की, ठीक है, हम्म। सपोज ये आपने, अब मैंने वहाँ पे डेट्स मेंशन की हुई हैं। यहाँ पे हमने इंपोर्ट की, इनवॉइस रिसीव हुई 20 सितंबर को और डेट ऑफ सर्विस 15 सितंबर 2025 है। तो 15 हम्म। सितंबर को हमने ये रिकॉर्ड कर ली। ठीक है, अब वैट पेएबल हमारी बुक्स में स्टैंड कर रहा है। अब ये तो नहीं पता हमें कि सेल्स होंगी नहीं होंगी, और वो तो फ्यूचर में होंगी। माइट बी 3 मंथ्स का अगर पीरियड है तो आपने फर्स्ट मंथ में डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज परचेज किया और 3 मंथ्स के लास्ट पे जाके आपको कोई ऑर्डर आया या सेल्स हुई आपकी, तो आपने अपने लेजर में वैट पेएबल तो शो करना है 765 सऊदी रियाल, क्योंकि इंपोर्ट तो उस पीरियड से रिलेटेड है ना जिस पीरियड में आपने इंपोर्ट किए हैं, तो उसमें आपने वैट पे करना है। ये जो हम्म। सेल्स हो रही हैं ये माइट बी इन नेक्स्ट पीरियड हो। हम्म। सपोज ये ठीक। सितंबर 30 था या उसमें इन्होंने परचेजेस की और इन्होंने 13 नवंबर को जाके ये सेल्स की। हम्म। ठीक है, तो इसलिए बेटर कि आप ये वैट पेएबल में डालें जरूर। अच्छा अभी हम ये करें कि हम इसको इसी महीने के इनपुट उसी महीने के आउटपुट में और रिटर्न के अंदर नेट करके इसको हम जो है ना जीरो कर देते हैं। लेकिन ये कि पेबल हम उसको नहीं दिखाते, तो आप कह रहे हैं कि इसको पेबल दिखाना चाहिए और इसको बाद बेटर, में जो है वो नेट करना चाहिए पेबल के लेजर के अंदर जाके, बजाय इसके आप इनपुट आउटपुट को एक ही एंट्री में नेट कर दें। अगर आप उस तरह से करेंगे तो आपके सपोज 30 सितंबर को रिटर्न फाइलिंग, ठीक है, और 13 नवंबर को सेल हुई, तो यहाँ पे आपका वैट पेएबल जो है वो शो कर रहा होगा नील बैलेंस। हम्म। ठीक है, तो आपने रिटर्न में जो करना है या पे करना है
तो या अगर आप यहाँ पे नहीं करते तो 30 सितंबर को जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो फिर आपको ये शो करना होगा वैट इनपुट में से जो जो आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत है वो आपने रिकॉर्ड करना है। फिर आपको मैनुअली याद रखना पड़ेगा। हम यूजली ये है कि फिर सितंबर की पेमेंट हम लोग अक्टूबर में कर रहे होते हैं ना, तो 31 अक्टूबर से पहले पहले हम रिटर्न जमा करना होता है। तो अगले महीने के एंड तक फिर ये है कि हम नेट में दिखा देते हैं उसको इस तरह से। लेकिन आप सही कह रहे हैं, हाँ इसको अगर पेबल में दिखाना चाहिए, लाइबिलिटी उसको मंथ एंड तक लाइबिलिटी इसकी पेबल में रिकॉर्ड होनी चाहिए। ठीक है, नोटेड, क्लियर। ओके हमाद। जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो आरसीएम का है इसको हम एक अलग जीएल क्रिएट करके उस पे भी डेबिट क्रेडिट कर सकते हैं, करेक्ट? अलग से। हाँ जी कर सकते हैं। वो भी तरीका बेहतर है। ठीक। दूसरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि रिटर्न के अंदर आरसीएम के लिए इनपुट और आउटपुट के लिए सेपरेट फील्ड्स अवेलेबल हैं, राइट? हाँ जी। ठीक हो गया, थैंक यू। इनपुट जो परचेज सब्जेक्ट टू रिवर्स मैकेनिज्म है उसकी एक अलग से फील्ड है परचेज के लिए। ठीक है। आउटपुट के लिए तो नहीं होता, इनपुट के लिए होता है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो है वो इनपुट के केस में होता है, इंपोर्ट के केस में। इंपोर्ट पे आपने आरसीएम में उसको डाल दिया और फिर उसको नेट कहाँ करेंगे रिटर्न के अंदर? वो कैलकुलेशन में नहीं आएगा। तो ये आपको रिटर्न फाइल करते वक्त मैं शो करूँगा, ठीक है, दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक। ठीक हो गया, ठीक हो गया, थैंक यू। जी जी, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। यस सर। जी किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक? सर जी, इसी का दूसरा सिनेरियो भी बता दें, रिवर्स मैकेनिज्म। अभी तो नेट ऑफ जी प्रॉफिट मैं चलेंगे जीरो। अगर हमारी जो सप्लाई जो सर्विसेज हैं वो हाँ जी। अगर जीरो अच्छा रेट। जी। ओके। अच्छा, यहाँ तक हमने ये किया कि हमारी जो सप्लाईज हैं वो फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज है। सपोज ये मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज के बजाय एग्जेम्प्ट होती तो फिर आप क्या करते? 765 पेबल। हाँ जी, ठीक है जी। ये जो 765 है ये आपका पेएबल होता। यहाँ पे भी और यहाँ पे का आउटपुट ना होता। तो जी जस्ट आपको 765 पे करना पड़ता। क्यों? इसकी रीजन क्या है? तो ये एग्जाम जी रेहान। सर्विसेज है। हाँ जी, हाँ जी हाँ रेहान। जी रेहान। जी रेहान। सर ये इज अ होल, मतलब हम एक डिजिटल सर्विसेज ले रहे हैं बाहर से, लेकिन हम फर्दर एक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कंसल्टेंसी की सऊदी में। ठीक है, तो इस तरह जी सिनेरियो है ये। ओके। हाँ जी, पहले सिनेरियो जो मैंने डिस्कस किया वो यही था हमारा कि मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज हम सऊदी अरेबिया के अंदर प्रोवाइड कर रहे थे। वो 1500 सऊदी रियाल उस पर हमने वैट कलेक्ट करना था अपने क्लाइंट से। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और सिनेरियो डिस्कस किया जो कि ये है कि अगर आप कोई फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहे हैं तो उसमें चूंकि आपकी सप्लाई एग्जेम्प्ट होती है तो फिर आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। तो 765 फिर आपको पे करना है। ये चीज क्लियर हो गई इन दैट केस फिर भी ये सबको? आरसीएम के अंदर आएगा? हाँ जी, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आरसीएम के अंडर आएगा। चाहे आप एग्जाम सप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप स्टैंडर्ड रेटेड और जीरो रेटेड
जो इम्पोर्ट्स हैं वो आपके आरसीएम के तहत आएंगे। ठीक हो गया। तो ये हम सर्विसेज डिस्कस कर रहे हैं, तो गुड्स जो है उस पे एग्जाम्पशंस हैं या उस पे आरसीएम है नहीं है, थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा। जनरली उस पर आरसीएम नहीं होता अनटिल और अनलेस आप अप्लाई करें रेडका को कि आप हमें अलाउ करें आरसीएम फॉर गुड्स इंपोर्ट एज वेल। तो जनरली ये जस्ट सर्विसेज के केस में ठीक हो गया। ठीक है जी, ठीक। रिहान आपने दोबारा hand raise किया। सॉरी सॉरी। ओके ओके। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की एब्रीवेशन लोग बोल रहे हैं आरसीएम। ठीक है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ही है। मैंने जो बताया कि गुड्स के केस में जनरली आरसीएम यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं होता, ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में होता है। ठीक है, और चाहे आप एग्जाम सप्लाईज कर रहे हैं, चाहे आप स्टैंडर्ड रेटेड, चाहे आप जीरो रेटेड कर रहे हैं, अगर आपने कोई परचेजेस इंपोर्ट की हैं सर्विसेज की, तो वो फिर आप आर यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत अकाउंट फॉर करें। ठीक हो गया जी, सबको क्लियर? सर ये सेम सेकंड सिनेरियो एक बार रिवाइज कर देंगे दोबारा? जी कर देता हूँ। ओके, ये हमने पहले जो एग्जांपल की उसमें ये था कि मैनेजमेंट कंसल्टिंग की सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे थे जो कि स्टैंडर्ड हैं, और हमने इम्पोर्ट आउटसाइड के एसए से। तो यहाँ पे हमने चूंकि इंपोर्ट की तो हमने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत अकाउंट फॉर करा इनपुट को। ठीक है, जो हमने आपके जो सप्लायर थे, जो वेंडर थे, उन्होंने आप वैट नहीं किया, तो आप खुद से वेटका को एज्यूम करना है कि आप खुद अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, अपने आप को सर्विसेज दे रहे हैं, उस पर आप खुद से वैट कलेक्ट करके वेटका को पे कर रहे हैं और फिर खुद ही इनपुट क्लेम कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे फर्स्ट सिनेरियो तो ये था कि आप सप्लाई कर रहे हैं स्टैंडर्ड रेटेड सर्विस को, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड रेटेड सर्विसेज को नहीं कर रहे तो आप क्या करेंगे कि उस इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते तो आपको 765 गवर्नमेंट को पे करना होगा, और इनपुट क्लेम नहीं कर सकते तो आपको नहीं करना होगा। तो 765 देन आपकी लायबिलिटी बन जाएगी। मरगूब अली। अस्सलाम वालेकुम। सर इसमें मुझे ये पूछना था कि ये जो डिजिटल सर्विसेज आपने 5100 की और 765 हम खुद से इसको एज्यूम करेंगे कि हम कर रहे हैं, तो ये जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट सर्विस थी, कंसल्टिंग सर्विस 10,000 सऊदी रियाल की, ये तो उसमें क्वेश्चन में नहीं लिखी हुई, या आपने एज्यूम अगर ना, मतलब अभी तो आपने कहा है कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारी है, फर्ज करें ये पूरी सिनेरियो है ही नहीं, सिर्फ डिजिटल सर्विसेज है एज पर द क्वेश्चन जो आपने केस स्टडी किया है, तो उसके हिसाब में फिर आप हमें बताएंगे। और ये जो 765 है जो हम आगे से कलेक्ट नहीं करते और हम खुद उनको पे करेंगे, वो एज एन एक्सपेंस हमारा शो करेगा कि हमें ये चीज जो है मतलब एक्सपेंसिव हुई है हमारे लिए, जो हमने मीन्स कि उनको पे करना था, उनसे कलेक्ट करना था, हम गवर्नमेंट को खुद से पे कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज की एग्जाम्पल हो गई। उसके बाद यहाँ पे सपोज ये नहीं है, यहाँ पे कि आपने कोई भी सर्च नहीं की, 15 सितंबर आपने की, 765 लाइबिलिटी बन गई, वो आपने पे कर दी। तो अगर आपकी सप्लाईज नहीं है, सेल्स नहीं है आपकी, अगर आपकी सेल्स नहीं है तो देन आपने 765 गवर्नमेंट को पे कर देना है। और
इसको आपने पार्ट बना लेना है एक्सपेंस का, इस केस में जब आपकी सेल्स ना हो, तो सेल्स एग्जेम्प्ट हो, तो सॉरी, सेल्स अगर आपकी एग्जेम्प्ट होगी तो देन आपने इसको इस पार्ट बना लेना। मैडम क्लियर हुआ? नहीं मतलब मुझे थोड़ा सा दोबारा से बता दीजिए कि आपने डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एक कंपनी से परचेज की हैं जो यूएई बेस्ड कंपनी है, खत्म हो गई बात। फिर ये जी जो है हमने उनको जो उनसे तो हम नहीं कलेक्ट करेंगे 765, क्योंकि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला है। तो हम जो है यहाँ पर वो गवर्नमेंट को जब करेंगे 765 पे कर देंगे, तो ये हमारा एज एन एक्सपेंस शो हो जाएगा। अब ये जो आपने दूसरा बताया था मुझे समझ नहीं आई, मैनेजमेंट सर्विसेज का, लाइक जरूरी तो नहीं है कि हम आगे जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड भी करें, हमने खुद भी अपने कोई हाउस होता है सॉफ्टवेयर जिसके लिए हम सर्विसेज परचेज कर रहे होते हैं। मैडम ये आपका जो क्वेश्चन है ना, वो दोबारा यहाँ पे हम आ गए। आप जी। यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पलाइज के लिए यूज कर रहे हैं उसको, ठीक है। सपोज ये मैन पावर सर्विसेज के बजाय कोई फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए आपने ऑफिस रखा हुआ है, हम्म। तो देन चूंकि ये एग्जेम्प्ट है, तो आपको 15 जो है वो इनपुट क्लेम नहीं करना। हम्म। सही है। और ये आपको क्योंकि आपने रेंट पे किया है तो उसके साथ आपसे कलेक्ट हो गया, तो 15 आपका एग्जेम्प्ट होने की वजह से आपका पार्ट ऑफ एक्सपेंस बन जाएगा, अगर आप ओके। फाइनेंशियल सर्विसेज या कोई भी एग्जेम्प्ट सर्विसेज दे रहे हैं तो। लेकिन अगर आप जीरो रेटेड या स्टैंडर्ड रेटेड दे रहे हैं, देन आप क्लेम कर सकेंगे। यही हम्म। चीज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में भी होगी। अगर ओके। आप जीरो रेटेड या स्टैंडर्ड रेटेड सर्विसेज दे रहे हैं, फिर आप इनपुट क्लेम कर सकेंगे, इसी तरह से जैसे यहाँ पे हमने इनपुट क्लेम किया। लेकिन अगर आप कोई स्टैंडर्ड रेटेड या जीरो रेटेड नहीं कर रहे, एग्जाम्प्ट कर रहे हैं, देन आप यहाँ पे इनपुट क्लेम नहीं करेंगे। और बाद में आप क्या करेंगे कि जिसके लिए आपने इनपुट लिया हुआ है, इनपुट परचेजेस की हुई है, उसको एक्सपेंस के तौर पे आप वही एक्सपेंस का पार्ट बना देंगे। हम्म। सही सही। ठीक हो गया? जी, थैंक यू। ओके, रेहान आपने हैंड रेज किया। सर मेरे दो क्वेश्चन है। ये सिर्फ आईटी रिलेटेड ये रिवर्स चार्ज होगा या गुड्स के लिए भी होगा? और दूसरी बात ये कि ये एक तरह से हमारे लिए फायदा होगा, क्योंकि सेल हम वही चार्ज कर रहे हैं, सेल्स में हम वो वेट काउंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनपुट हम चार्ज कर रहे हैं, लेकिन अपनी मैनेजमेंट के लिए ये 765 एज अ पेबल्स कर रहे हैं। तो इस तरह है ना सर? रेहान, आपने कहा कि गुड्स के लिए है या नहीं है। गुड्स के लिए जनरली नहीं होता, वो इंपोर्ट स्टेज पे कलेक्ट हो जाता है अगर कोई वेट हो तो। ये जस्ट सर्विसेज के केस में होता है, क्योंकि वो बॉर्डर से क्लियर होकर कस्टम से नहीं आ रही होती। और दूसरा आपने कहा हमें फायदे, हमें जस्ट कैश परस्पेक्टिव से फायदे है। बाकी तो अगर हम इनसाइड के से परचेजेस करेंगे तो वो हमसे 765 कलेक्ट करेगा। यहाँ पे ये है कि हमने जब बाहर से इंपोर्ट किया, तो हम एट द स्टेज ऑफ रिटर्न फाइलिंग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत अकाउंट फॉर करेंगे, उसमें हमें कैश का फायदा है। बाकी तो उसमें भी हम इनपुट क्लेम कर लेंगे अगर हम टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज कर रहे हैं। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत हमें जस्ट कैश फ्लोज के हवाले से फायदा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ओके सर, गॉट इट सर। ओके, एफएम सैयद आपका हैंड रेज है। अच्छा सर, ये जो आपने बताया, तो इसमें जो सर्विसेज हमारी इनपुट के साथ हम जो सर्विसेज ले रहे हैं किसी से, तो और जो हमारी आउटपुट की सर्विसेज बनती है, हमारी प्रिंसिपल है जो एक्टिविटी है, तो उससे बेशक वो लिंक नहीं हो, इररिस्पेक्टिव हो हमारी परचेजेस या जो सर्विसेज हम कंज्यूम कर रहे हैं, जिस पे हम वेट खुद से हमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के जरिए करना है, तो इसमें मतलब इररिस्पेक्टिव चलेगा मामला। सिर्फ देखना ये है कि वो एग्जाम्प्ट होना चाहिए या फिर वो स्टैंडर्ड रेट होना चाहिए, ये देखना है हमें। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरी, अब जैसे आपने यहाँ पे बताया है कि डिजिटल सर्विसेज ले रहे हैं, लेकिन जो उनका आउटपुट बन रहा है, प्रिंसिपल एक्टिविटी शायद कुछ और किस्म की है, कि वो
कंसल्टिंग या मैनेजमेंट कंसल्टिंग दे रहे हैं, तो वो उससे मतलब हम उस पर कर सकते हैं उसको। उसमें ज़रूरी नहीं, इरिस्पेक्टिव जा सकता है उसकी प्रिंसिपल एक्टिविटी के, वहाँ पर ऐसे ही है बिल्कुल। अच्छा देखें, आपकी जो एक्टिविटी है ना, जो सेल्स की एक्टिविटी है, जो आपकी बिजनेस एक्टिविटी है, जो चीज़ आप बेच रहे हैं, जो आपकी इकोनॉमिक जी एक्टिविटी है, उस पर डिपेंड करता है कि आया आप क्लेम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे इनपुट, वेदर अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और नॉर्मल जो वैट का इनपुट होता है। तो आप क्लेम उस सूरत में कर सकेंगे जब आपकी जो सप्लाईज हैं, जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो स्टैंडर्ड रेटेड या जीरो रेटेड है। तो अगर वो एग्जेम्प्ट है, देन आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकेंगे, जो भी उसके लिए परचेजेस यूज होंगी। सही हो गया? सही। मैं क्लियर हुआ? ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं? अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे क्या किया कि कोई सप्लाई की जो कि हाँ जी, यहाँ पे हमने सप्लाई की मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज की। अगर हम सप्लाई कर रहे हैं एग्जेम्प्ट, तो फिर हमने यहाँ पे कुछ भी क्लेम नहीं करना और 765 हमारा वैट लायबिलिटी बन जाएगी। यहाँ तक तो हो गया कि हमने वैट लायबिलिटी करनी है, इसको आपने अकाउंट फॉर करना है। अगर कहीं पे भी आप एग्जेम्प्ट सप्लाईज दे रहे हैं, तो फिर आपने जो भी परचेजेस किए हैं उनको ट्रैक करना है आपने परचेजेस के वक्त। यहाँ पे 5100 की हमने परचेजेस की, अगर हमने ये एग्जाम सप्लाईज के लिए ली है इंटायरली, आपको पता है, तो फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे इसको इसका पार्ट बना लेना है, क्योंकि आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी। तो आपने अगर एग्जाम सप्लाई करनी है, तो फिर आपने जो भी परचेजेस किए हैं उसके लिए आपने ये एंट्री पास कर देनी है। इसी तरह से आउटपुट, वो तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो वैट रिटर्न फाइल करते वक्त आप जस्ट वैट पेबल जो है वो डेबिट कर देंगे और बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, अगर आपने एग्जाम सप्लाईज के लिए लिए है तो। ठीक हो गया जी? सबको यहाँ तक क्लियर हो गया कि हम क्या एंट्रीज पास करेंगे अगर हमने एग्जाम सप्लाई के लिए कोई परचेजेस किए हैं तो? जी सर। मरगू, रिजवान साहब, इंटरनेट इशू, हमने रिवर्स मैकेनिज्म डिस्कस किया आज। यस सर, मैं ये आपको कहना चाह रहा था कि कैन यू प्लीज समराइज, बिकॉज मैं पहले ज्वाइन नहीं कर सका। तो अगर आप काइंडली समराइज कर दें इस सारे टॉपिक को, बाद में हाँ फिर जी, मैं भी चेक कर लूँगा। हाँ जी, आप रिकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू भी दे देता हूँ, बाकी सबके लिए भी थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि आज हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया। थैंक यू सर। ठीक है, बाकी सबके लिए भी कि डेट का मैकेनिज्म कि किस तरह से काम करता है, वो मैंने आपको सरों से पहले बताया कि आपने अगर कोई भी परचेजेस किए हैं तो उस पर आपका जो सप्लायर है वो आपसे वैट कलेक्ट करता है 15%। और जब आप किसी को सप्लाई करते हैं तो देन आप वैट अपने कस्टमर से कलेक्ट कर लेते हैं। और जो डिफरेंस है, यानी कि आपने जो सेल्स पे
आउटपुट कलेक्ट किया है अपने कस्टमर से माइनस जो आपने अपने सप्लायर्स को पे किए, दैट इज इनपुट वेट, इनका जो डिफरेंस है वो आप पे कर देते हैं अगर आउटपुट ज़्यादा है। अगर इनपुट ज़्यादा है तो फिर आप रिफंड क्लेम कर लेते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि अगर आप कोई भी परचेजेस करते हैं एग्जाम्प्ट सप्लाई करने के लिए, देन आप उस पर इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। सपोज आपने कोई फाइनेंशियल सर्विसेज सप्लाई करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर की सर्विसेज ली हैं, तो वो जो सॉफ्टवेयर के ऊपर इनपुट आपने पे की है अपने वेंडर को, सप्लायर को, वो आप क्लेम नहीं करेंगे। फिर हमने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म किया कि अगर आप कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हैं तो फिर क्या होगा कि आपने एज्यूम करना है कि ये सर्विसेज आप खुद को सप्लाई कर रहे हैं और उस पर आपने खुद से वैट कलेक्ट करना है और वो गवर्नमेंट को पे करना है। और अगर आप स्टैंडर्ड रेटेड या जीरो रेटेड सप्लाईज कर रहे हैं तो फिर आप इनपुट क्लेम कर सकते हैं। और अगर नहीं कर रहे, एग्जाम्प्ट सप्लाई कर रहे हैं, फिर वो जो आपका वैट इनपुट होगा जो आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम के तहत अकाउंट फॉर कर रहे हैं, वो आप क्लेम नहीं कर सकेंगे और वो आपका एक्सपेंस बन जाएगा। यहाँ पे हमने एग्जांपल ली रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की, ये वाली थोड़ा सा आप लोग फिर देख लें। यहाँ पे एक XYZ के नेम से एक कंपनी है जो कि हमने एज्यूम की है, सऊदी अरेबिया के अंदर रजिस्टर्ड है और ऑपरेट कर रही है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसने डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इंपोर्ट की यूएई बेस्ड फर्म से 5,000 दरम की, और उसको हमने कन्वर्ट किया सऊदी रियाल में तो वो 5100 सऊदी रियाल बना। और इसका 15% 765 सऊदी रियाल वैट बनता है। हमने जो पेमेंट करनी है डिजिटल सर्विस के लिए वो 5100 ही करनी है अपने सप्लायर को, लेकिन 765 हमने रेडका को पे करना है। ओके। ठीक है, 765 हमने रेडका को पे करना है। उसके लिए हम ये एंट्री पास कर लेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज जो हैं वो हम डेबिट कर लेंगे 5865 से, और हम एबीसी सप्लायर को 5100 से क्रेडिट कर देंगे और वैट पेएबल जो होगा वो हमारा 765 बन जाएगा। अगर हम इसको परचेज कर रहे हैं किसी ऐसी सप्लाई के लिए परचेज कर रहे हैं जो कि स्टैंडर्ड रेटेड है या जीरो रेटेड है, तो फिर हम इनपुट क्लेम करेंगे। तो फिर हमारी जो एंट्रीज होंगी वो क्या होंगी? फिर हमारी ये एंट्री होगी। ठीक है, ओके। ओके, तो यही हमने स्टडी किया। उसके बाद जब हमने पेमेंट करनी है तो फिर हमने जो हमारा वैट कलेक्ट हुआ है वो वैट आउटपुट और जो वैट इनपुट है, इन दोनों को हम वैट लायबिलिटी में या वैट पेएबल में बुक कर लेते होते हैं। यहाँ पे हमने कर लिया, रिटर्न फाइल कर दी, और फिर हम जब पेमेंट करेंगे तो बैंक को हम क्रेडिट कर लेंगे और वैट पेएबल को डेबिट कर देंगे। इब्ने यूसुफ आपका हैंड रेज है। जी इब्ने यूसुफ आपका कोई क्वेश्चन? वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर हम इंटर ब्रांच में अगर हम सेल्स करेंगे तो उसको क्या ट्रीट करेंगे सर? केएसए के अंदर की बात कर रहे हैं या आप आउटसाइड केएसए इंपोर्ट की बात कर रहे हैं या? इनसाइड इनसाइड कैसे हाँ जी, हाँ जी बोले। इनसाइड द केएसए है सर। आपने कोई भी गुड्स या सर्विसेज परचेज की तो उसमें हमें देखना होगा कि आपकी। जी सर, हमारा यूँ समझें कि एक रेस्टोरेंट है और फिर वो
शादी हाल है मतलब उन्हीं के ही, तो वो इंटर यूनिट मतलब सेल करते हैं उसको क्या आपकी आवाज कट रही है। मेरे ख्याल से मेरी तरफ तो मसला नहीं है, बाकी सबको मैं क्लियरली सुनाई दे रहा हूँ ना। जी सर, जी जी क्लियर है सर। आप। हाँ, उनके शायद इंटरनेट का मसला है। चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे कि इनकी रजिस्ट्रेशन पे डिपेंड करता है कि वो क्या करेंगे। ठीक है। और उनकी कॉरपोरेट स्ट्रक्चरिंग कैसे है, क्या वो एक ही कंपनी है या दो डिफरेंट कंपनीज हैं। ये एक ही इनका सीआर भी एक ही है मतलब। और वैट रजिस्ट्रेशन भी एक ही है। ठीक है। तो उसमें ये होगा कि वो इंटर कंपनी जो कर रहे हैं उसमें उनको नहीं चार्ज करना, ना इनवॉइस देनी है। आउटसाइड जो वो वैट रजिस्ट्रेशन जब वो सेल कर रहे होंगे तो फिर उनको वैट चार्ज करना होगा। ठीक हो गया ठीक हो सर, गया। ठीक हो गया। हाँ जी। फिर थैंक यू आपका सर। हैंड रेज है। जी सर जी, मैं बस एक सजेशन देना चाह रहा हूँ कि साथ साथ जो बेयर लॉ है वो भी कवर करवाते हैं हमें कि कौन कौन सी, मतलब ये आरसीएम है, ये कौन सी प्रोविजन हमने कवर कर ली है। और दूसरी चीज ये टॉपिक्स भी सब। थी कि हाँ, टॉपिक्स टॉपिक्स जब वो कवर करते हैं तो साथ साथ ये भी बता दें कि कौन कौन सी प्रोविजन हमने वैट लॉ की कवर कर ली है। और दूसरा मैं ये पूछना था, जो जो ही रॉयल डिक्री आती है जैसे वैट लॉ है, उसके साथ फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आ जाते हैं। तो लॉ प्लस रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत है डिफरेंट डिफरेंट, या मतलब पार्ट ऑफ लॉ ही है। अ, जैसे अच्छा अभी जी, वैट लॉ इसमें ये होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आ गए, तो वो क्या हाँ एक्सटेंशन जी, ऑफ लॉ है? आप उसको लॉ ही समझें। जनरली इस तरह से होता है कि एक लॉ होता है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ रेगुलेशन दिए जाते हैं कि उसको कैसे इन अफेक्ट प्रैक्टिस में कैसे लाया जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो वैट से रिलेटेड जो ये भी आप लॉ ही। लॉ रेगुलेशंस हमारे, हाँ जी। जैसे हमारे दो सेशंस में जोन जोन से टॉपिक्स या प्रोविजंस कवर हो गए हैं, वो भी साथ साथ बता दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। ये मैं आपको लिंक्स और ये जो स्लाइड्स हैं ये शेयर करूंगा, तो उसमें कुछ चीज़ें होंगी, फिर हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके। तो हमने वेट ओवरव्यू, इसमें हमने रजिस्ट्रेशन देखा कि उसके लिए हमने ये समझना था कि थ्रेशोल्ड्स क्या हैं। मैंने आपको बताया कि वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन भी हो सकती है और मैंडेटरी भी। और मैंडेटरी जब होगी तो वो किस थ्रेशोल्ड पे होगी आप लोगों को पता होगा। मैं आपको साथ साथ कुछ एमसीक्यूज भी शेयर किया करूंगा, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में वो भी हम डिस्कस किया करेंगे। उससे ये होगा कि पिछला जो भी हमने पढ़ा हुआ है वो आपको क्लियर होता जाएगा। 375,000 सऊदी रियाल का 12 मंथ्स में, एनी 12 मंथ्स में अगर आपके रेवेन्यूज है तो फिर आप, ठीक है। और टैक्सेबल पर्सन, फिर मैंने आपको बताया कि और बाकी कौन कौन से लोगों को रिक्वायर्ड है जो आउटफिट की यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो यहाँ पे वैट के लिए रजिस्टर्ड हों। और जो गवर्नमेंट कंट्रैक्टर हैं या गवर्नमेंट को सप्लाईज कर रहे हैं तो उनको भी लाजमी है कि वो अपनी फर्स्ट सप्लाई से रजिस्टर्ड हो जाएं। उसके बाद सप्लाई क्लासिफिकेशन हमने देखा था, स्टैंडर्ड रेटेड, जीरो रेटेड, एग्जेम्प्ट। उसके बाद इनपुट वर्सेस आउटपुट, ये मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया था पिछली बार भी कराया था, आज भी थोड़ा सा हमने किया था शुरू में। मैन्युफैक्चरिंग की एग्जांपल दी थी कि प्रैक्टिस होता है 100 सऊदी रियाल और 200 सऊदी रियाल, उसमें से हमने 30 सऊदी रियाल -15 किया और 15 सऊदी रियाल हमने पे किया था। उसके बाद हमने ये देखा, उसके बाद हमने एंट्रीज भी इनकी स्टडी की। ठीक है जी। उसके बाद इनपुट में हमने एक स्पेसिफिक केस देखा जो कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के। आज तो ये हमारी क्लास 2 जो है वो कंप्लीट हो गई। टाइम ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई और वैट रिटर्न फाइलिंग, फिर आगे ई इनवॉइसिंग वगैरह वो रहती है। ठीक है। अगर आप कहें रेज है, एफएम सैयद आप पहले पूछ लें, एफएम सैयद पहले आप पूछ लें क्योंकि आपका हैंड काफ़ी देर से रेज है।
जैसे मैं ये असल में थोड़ा सा इसमें एक आपने अभी ये जो बताया तो इसमें लास्ट सिनेरियो जो कल किया था तो उसमें हमारे पास प्रोपोर्शनेट यूज कर रहे थे एग्जेम्प्ट, और अगर हमारी नॉर्मल सप्लाई है तो इस पे भी बिल्कुल ऐसे ही प्रोपोर्शनेट यूज किया जाएगा अगर सप्लाई दोनों तरह की है, कि अगर वो एग्जाम वाली हाँ भी जी, है और ये तो वो भी वैसे ही प्रोपोर्शनेट करेंगे इसके इनपुट्स को, हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही होगा। अच्छा, दूसरी हाँ चीज जी। ये थी कि जैसे यहाँ पे भी ऑडिट पे ऐसे होता है कि हमारी सेल्स टैक्स की रिकंसिलेशंस का भी ऑडिट में वो देखा जाता है, उसको जाहिर सी बात है जैसे आप इसके अलग इनपुट और आउटपुट का रिकमेंड कर रहे हैं कि अलग अलग वो अलेजर्स होने चाहिए, ऐसे यहाँ पे इसको रिकंसाइल कर रहे होते हैं, तो वहां पे भी कोई आपके पास का फॉर्मेट है वो शेयर करेंगे कि उसकी रिकंसिलेशन जो मंथली बेसिस पे अगर इसको फाइल करना है तो उसको आप लोग मेंटेन करते हैं, क्या फॉर्मेट से करते हैं, तो ताकि वो वहाँ पे भी ऑडिट में उसको करते हैं, या ये बिल्कुल एक हमारी अपनी वर्किंग होगी उस पर कोई ऑडिट नहीं होता। नहीं, ऑडिट हो सकता होता है, और ये लास्ट में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम आगे चलेंगे। तो बेसिक्स हैं। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। अजहर, आपका क्वेश्चन है। जी सर, मेरा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सर ड्यूरिंग लेक्चर जो है आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है, तो समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं ये आज क्यों इस तरह से पूरी लग रहा लेक्चर में है, सर जी पता नहीं आपकी आवाज़ बाकी। जो है कट रही थी। बाकी ये का भी पूछ ले, मेरे ख्याल में सबको ये इशू आ रहा था, हाँ, क्योंकि वो क्या है सर? चैट में भी लोग मेंशन कर रहे थे। थोड़ा सा मेरे ख्याल से शुरू में था मसला, लेकिन उसके बाद तो यहाँ पे नहीं कोई इस तरह की चीज। सर ज़्यादा मसला नहीं आया है, बीच में थोड़ा बहुत हुआ था, लेकिन 80% 85% बीच क्लास में में हो मसला रहा नहीं था था। सर। ओके जी। ओके। वाइट भी मेरी तरफ भी थोड़ा बहुत शुरू में था, लेकिन बाद में शायद आपकी तरफ हो तो वो फिर ज्यादा फील हुआ। तो अकीर, आपका क्वेश्चन। जी सर, मैं मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेसिफिक रिलेटेड टू मेरा काम का है जो हम अभी कर रहे हैं। बेसिकली हम जो है वो एक मेडिसिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। सो हमारे पास जितनी भी हमारी जो आउटपुट होती है वो सेल्स होती है, उसमें हमारे पास मेजॉरिटी होता है वो जीरो रेटेड हमारे पास जो सेल्स होती है। फर्दर हम जो है टोल ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसके अंदर 15 रेटेड होती है। तो हमारे पास जो ये दो किस्म की सेल्स है, तो हमारे पास जितना भी आउटपुट हमारा इनपुट है तो हम तो सब क्लेम कर सकते हैं ना, क्योंकि हम कोई एग्जाम सेल्स नहीं कर रहे हैं अपने पास। ये हमारा अगर पोर्शन जीरो रेटेड प्रोपोर्शन है, वाला। जी। अगर जीरो रेटेड है या स्टैंडर्ड रेटेड है तो फिर आप कर हम्म, सकते हैं। अगर एग्जेम्प्ट है फिर आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। ठीक एग्जेम्प्ट है तो मैंने हमारा आपको बताया कि वो हम्म जनरली रेजिडेंशियल सर्विसेज और फाइनेंशियल सर्विसेज इससे रिलेटेड है। ज़्यादातर हम्म और कम ही चीज़ें हैं जो कि एग्जेम्प्ट हैं। हम्म हम्म लेकिन आपको लाइन देखनी होती है कि आया वो एग्जेम्प्ट तो नहीं है कोई चीज़। हम्म बस सेल के अंदर हम दो किस्म की, मतलब हमारी टोल मैन्युफैक्चरिंग होती है तो वो तो 15% स्टैंडर्ड रेट पे हमारी जो सेल्स होती है वो होती है। और जो जीरो रेटेड है हमारे पास, हमारी जो नॉर्मल हमारी सेल्स मेडिसिन की, वो सब जीरो रेट के ऊपर आती है हमारे पास। तो अगर मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज इस तरह का सिनेरियो है कि 100 रुपए की मैं टोटल सेल्स में से 60 रुपए की जो है वो मेरी जो है वो जीरो रेटेड सेल्स है, जो मेरी मेडिसिन की हैं। और 20% जो है वो मेरी स्टैंडर्ड रेटेड है। और अगर 20% उसमें एग्जाम सेल्स अगर मैं कर रहा हूँ तो प्रोपोर्शनेट के ऊपर है कि फिर 80-20 का प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा अगर मुझे वेट क्लेम करना है तो। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और अगर नहीं है, कोई एग्जाम सेल्स नहीं है, तो फिर कोई भी प्रोपोर्शनेट नहीं है। जहाँ जो भी मेरा वेट क्लेम होगा मैं पूरा 100% वो क्लेम कर सकता हूँ। हाँ जी। ठीक है सर। थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा, किसी और को कोई क्वेश्चन? अच्छा सर, सर इसमें एक मेरा चीज़ क्वेश्चन और है। थी, इसमें जो हाँ जी। क्रेडिट नोट्स वगैरह होते हैं, उसको हम आप बाद में बताएंगे, उसको वो टॉपिक का पार्ट बाद में होगा। लेकिन जैसे हमारे पास ऐसा हाँ जी। होता है कि हमारे पास जो है वो कुछ ट्रांसफर प्राइसिंग होती है, जैसे क्रेडिट नोट हमारे पास बाद में रिसीव हो रहे होते हैं। और वो वेट के अंदर हमारे पास जब वो आते हैं तो उस वहाँ पे बड़ा मसला होता है और बड़ा क्यूरी होती है कि उसको हम वेट में किस तरह ट्रीट करें। तो आप आगे आने वाली क्लासेस इसके ऊपर कुछ बताएंगे? हाँ जी, हम डिस्कस करेंगे ये ये क्रेडिट पॉइंट है नोट्स हमारे पास। वगैरह। हाँ जी, हाँ ठीक है जी। सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम। ये मेरा कांटेक्ट नंबर भी आप लोगों के पास होगा। ग्रुप में भी मैं हूँ और मैं शेयर कर देता हूँ।
ठीक है जी, तो आज की क्लास हम ख़त्म कर दें। थैंक यू सर। ओके, हम ख़त्म करते सर हैं आज की लास्ट क्लास। क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी। सर आपने कहा कि या मैंने शायद मेरा कंसेप्ट इतना क्लियर नहीं हुआ। आपने कहा जीरो रेटेड में भी आप इनपुट क्लेम कर सकते हैं, इसकी समझ नहीं आई मुझे, या मैंने गलत कुछ सुना है इस तरह? जी जी, मैंने यही कहा कि जीरो रेटेड है तो आप क्लेम कर सकते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, तो फिर मैं आपको दोबारा से बताता हूँ कि दो चीज़ें हैं यहाँ पे। एक जीरो रेटेड है, कल दुनिया में वैट इसी तरह से होता है, जीएसटी का भी इसी तरह से होता है। और दूसरी चीज़ है एग्जेम्प्ट। कुछ सर्विसेज जीरो रेटेड होती हैं, लाइक एक्सपोर्ट्स हैं, ठीक है, या कुछ दीगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गई, उसमें होती हैं, वो जीरो रेटेड होती हैं, ठीक है। और कुछ होती हैं जो एग्जेम्प्ट होती हैं, लाइक रेजिडेंशियल सर्विसेज हैं, लीज है, इसी तरह से फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। तो एग्जेम्प्ट के ओके केस में आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। ओके सर, गॉट इट। ठीक है, जीरो रेटिंग के लिए आप कर सकती हैं, ताकि जो एक्सपोर्टर है उसको इनकरेज करने के लिए कि वो इनपुट क्लेम कर सकता है, ठीक है। आउटपुट के हिसाब से तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इनपुट आपको जब क्लेम करना अलाउ कर दिया जाता है, तो फिर आपको इंकरेजमेंट होती है कि आप एक्सपोर्ट्स करें या वो चीज़ प्रोड्यूस करें जो जीरो रेटेड है। कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, उनको ऐसे रखा जाता है ताकि वो प्रोड्यूस होती रहे, ठीक है जी। ये इसमें बुनियादी फर्क है, एक एग्जेम्प्ट है, एक जीरो रेटेड है। और कोई क्वेश्चन किसी का? मेरे ख्याल से हम क्लास का ये क्लास खत्म कर रहे हैं हम, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।